हेलो दोस्तों। मैं यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। उन दिनों मेरी कजिन की शादी थी। शादी के बाद घर वापस जाने के लिए मैं और मेरे पापा बस के इंतजार में खड़े थे। तभी दो गाड़ियां हमारे सामने आ रुकी और बहुत से आदमी बंदूकें लिए गाड़ी से निकले और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया। जब होश आया तो मैंने सामने खड़े आदमी को देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरे दादा का संबंध एक जमींदार परिवार से था। उन्होंने मेरे पापा को उच्च शिक्षा दिलवाई और फिर वह एक बड़े सरकारी अधिकारी बन गए। यूं मेरे पापा का बहुत असर और रोब था। वह बहनों और भाइयों की इच्छाएं तो पूरी करते, मगर अपने संस्कारों से भी जुड़े रहने की भी कोशिश करते। सभी घर वालों को सुबह जल्दी उठकर पूजा घर में पूजा करने आना जरूरी था। मैं सुंदर भी थी और पापा ने मेरी परवरिश भी बहुत अच्छे से की थी। कम उम्र से ही मेरे रिश्ते आने लगे। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि अचानक ऐसा समय आ जाएगा कि कोई भी लड़का मुझे से शादी करने को तैयार ना होगा। हर कोई मुझसे रिश्ते के लिए इनकार कर देगा। जिस इंसान से मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और वह भी मेरे बिना मर जाने की कस्में खाता है, वह भी मुझसे शादी करने से इनकार कर देगा। मेरे घर वालों ने तंग आकर मेरे लिए बिरादरी से बाहर रिश्ते देखने शुरू किए। जो लोग भी आते पहली नजर में मुझे देखने के बाद मेरी सुंदरता के कारण तुरंत मुझे पसंद कर लेते, मगर फिर कुछ ही दिनों बाद इनकार हो जाता। वो लोग कहते ऐसी घटिया और चरित्रहीन लड़की को बहू बनाने से बच गए। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा और मेरी शादी की उम्र निकलती गई। अब मैं आपको वह बात बताना चाहूंगी कि मेरे साथ ऐसा क्या हुआ और आखिर क्या कारण था कि मैं एक चरित्रहीन लड़की बन गई। उन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। मेरे पापा बेटे की शादी करने की इच्छुक थे। उन्हें एक लड़की भी पसंद आ गई और हमारे भाई की शादी तय हो गई थी। इकलौता भाई था, तो हम बहनों ने खूब तैयारियां की। भाभी के लिए भी अच्छे से अच्छे गिफ्ट खरीदे। मेरे पापा ने भी सभी रिश्तेदारों को शादी पर इनवाइट किया। उन्हीं में मेरे पापा के एक दूर के कजिन भी थे जो इस शादी में आए थे। वह अपनी पूरी फैमिली के साथ आए थे। उनका बेटा जो शायद 28-29 साल का होगा, उनके साथ आया था। उसका नाम गौतम था और मैं उसे पहले भी 2-3 बार देख चुकी थी। मैंने महसूस किया कि पूरी शादी में उसकी नजरें मुझ पर ही न जमी हुई थी। मैंने कोई खास ध्यान नहीं दिया कि शादियों पर तो ऐसा होता ही है। शादी खत्म हुए तो हम अपनी जिंदगी की दिनचर्या की ओर लौट आए। मेरे दिमाग में गौतम का कोई ख्याल तक ना था, मगर कुछ ही दिनों बाद उसके मम्मी पापा मेरे पापा से मेरा हाथ मांगने आ गए। दोस्ती थी तो पापा ने उनकी खूब आओ भगत की, मगर रिश्ता देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि मेरे पापा के अनुसार वह लड़का किसी भी तरह मेरे काबिल नहीं था। यूं उसके पापा खाली हाथ लौट गए। 1 महीने बाद गौतम के जोर देने पर दोबारा उसके माता पिता हमारे घर आए, मगर पापा ने इस बार भी उनसे क्षमा मांग ली। उनसे यही कहा कि अभी मेरी बेटी पढ़ रही है, इसलिए अभी मैं उसका कहीं रिश्ता नहीं करना चाहता। जब वह पढ़ाई पूरी कर लेगी फिर ही हम उसके रिश्ते के बारे में सोचना चाहते हैं। दरअसल मेरे पापा ने गौतम के बारे में कुछ गलत बातें सुन रखी थी, मगर वह यह सब उसके माता पिता के सामने ना कह सके, क्योंकि उनका बेटा था, दोस्ती भी थी, कहीं बुरा ही ना मान जाए। उसके मम्मी पापा एक बार फिर शर्मिंदगी से लौट गए। 4 महीने बाद गौतम का जीजा भी मेरे पापा से इस बारे में बात करने आया, मगर इनकार ही हुआ। हैरत की बात यह है कि इस सब के बाद भी गौतम बाज ना आया और अपनी कोशिश जारी रखी। 4 महीने बाद बिरादरी के कुछ बड़े लोग मेरे पापा के पास विनती करने आए कि यह रिश्ता स्वीकार कर ले। अब की बार मेरे पापा कुछ सोचने पर मजबूर हो गए। उन्होंने माँ से कहा कि पूजा से पूछ लो, वह अगर हाँ कह दे तो फिर हम आगे बात कर लेंगे। लेकिन जब मम्मी ने मुझसे पूछा तो मैंने भी इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे कानों में भी उसकी बदमाशी
और लड़ाई झगड़े के किस्से पहुंच चुके थे। मेरे दिल में भी उसके लिए कोई दिलचस्पी नहीं थी। एक दिन जब मैं अपने रूम में बैठी पढ़ रही थी, एक अनजान नंबर से मुझे फोन आया। उठाने पर मालूम हुआ कि वह गौतम है। उसने मुझसे विनती की कि मैं इस रिश्ते के लिए हाँ कर दूं। वह मुझे बहुत चाहता है और मुझे हमेशा खुश रखेगा। मैंने उसे यही जवाब दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। इसके बाद भी वह बार बार कॉल्स करता रहा। अंत में मैंने परेशान होकर कहा, हेलो मिस्टर, कौन सी गलत फहमी है में हो? मुझे तुमसे कोई रुचि नहीं है और ना मुझे तुम्हारे साथ जीवन भर का यह सफर मंजूर है। अब और ज्यादा परेशान मत करना और कान खोल कर सुन लो। मैं मर जाऊंगी मगर तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। यह कहकर मैंने कॉल काट दी। दरअसल मुझे यूनिवर्सिटी में अपने एक सीनियर से प्यार हो गया था, जो इन दिनों पढ़ाई के लिए विदेश गया हुआ था। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। एक दिन जब मेरे पापा घर पर नहीं थे, वह एक रिश्तेदार के घर गए थे। मेरी छोटी बहन एकेडमी में गई हुई थी। दरवाजे की बेल बजी तो मैंने ही दरवाजा खोला। सामने गौतम खड़ा था। मेरी मम्मी उस समय नौकर से ऊपर के पोर्शन की सफाई करवा रही थी। मेरे दरवाजा खोलने ते ही वह तुरंत अंदर आ गया। उसने एक हाथ में पैकेट पकड़ रखा था। वह मेरी मम्मी के बारे में पूछने लगा। मैं उसे देखकर घबरा गई और बताया कि मम्मी ऊपर है, और जल्दी से अपने कमरे में आ गई। मुझे लगा था कि शायद वह कुछ देने आया है और मम्मी के पास चला जाए। मैं उससे कोई बात ही ना करूं तो अच्छा है, मगर वह सीधा मेरे पीछे पीछे मेरे कमरे में आ गया और सामने सोफे पर बैठ गया और फिर मुझसे शादी के लिए मिन्नतें करने लगा। मैंने गुस्से में कहा कि मैं मम्मी को आवाज दे दूंगी, आप अभी के अभी यहाँ से चले जाएं। वो विनती के अंदाज में कहने लगा, मैं चला जाऊंगा, बस 2 पल के लिए मेरी बात सुन लो। आपने अपना नंबर भी बंद कर रखा है। मैं मजबूर होकर आपके पास खुद ही बात करने को आ गया हूँ। मैंने कहा, तुम्हारे पास 2 मिनट है, कहो जो कहना है। फिर मैं खड़ी उससे उसकी बातें सुनती रही। मेरे लिए उसकी कोई बात भी ध्यान देने योग्य नहीं थी। वह बार बार कहता रहा कि मैं शादी के लिए हाँ कर दूं, वह मुझे बहुत खुश रखेगा, जैसा मैं चाहूंगी वैसा ही करेगा, वह अपने आप को मेरी इच्छा के अनुसार डाल लेगा। 2 मिनट पूरे होते ही मेरी जुबान पर एक ही बात थी कि प्लीज अब जाओ यहाँ से। मम्मी आएगी तो फिर तुम्हारी खूब शामत आ जाएगी। अच्छा यही है कि अभी के अभी चले जाओ। वह जाने लगा मगर जाते हुए मुझे धमकी के अंदाज में जो कहा उसने मुझे डरा कर रख दिया। उसने कहा, दुनिया की कोई ताकत मुझे मेरे मकसद से नहीं हटा सकती। मैं तुम्हें हर हाल में हासिल करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। उस समय तो मेरी मम्मी को ऊपर की वजह से कुछ पता ना चला कि वह कब आया और कब यहाँ से चला गया। बाद में मैंने खुद ही बता दिया, मगर उनसे कहा कि पापा को कुछ मत बताइएगा। मम्मी खुद बहुत गुस्से में आ गई कि उस लड़के की इतनी हिम्मत। उसके जाने के बाद मेरे दिमाग में उसकी धमकी वाले शब्द गूंजने लगे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। शायद गौतम की धमकी का असर था कि मैं उसके धमकी देने के अंदाज का असर था कि मैं पापा को बताए बिना ना रह सकी। उन्होंने शांति से मेरी बात सुनी और फिर गौतम के पिता को फोन किया। ना जाने उनसे पापा ने क्या बात की कि गौतम के फोन आने बंद हो गए थे। उसके फोन मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे और पढ़ाई भी अच्छे से नहीं हो पाती थी। मैंने चैन की सांस ली कि चलो बला सर से टली। उन्हीं दिनों जबकि मेरे एग्जाम सर पर थे, हमें हमारे चाचा के बेटे की शादी का कार्ड आ गया। घर में सभी शादी पर जाने को तैयार थे, मगर मैं उलझन में थी कि क्या करूं, क्या शादी को भी इन्हीं दिनों आना था। मैं एग्जाम की तैयारी करूं या शादी अटेंड करूं,
एक और शादी में जाने को भी दिल कर रहा था और दूसरी ओर पेपर्स की भी टेंशन थी। अंत में यह फैसला किया कि शादियां तो आती जाती रहेगी, लेकिन पेपर अच्छे ना हुए तो पूरे साल की सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। घर पर रहकर एग्जाम की तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। पापा पूछने लगे कि तुम अकेली घर पर कैसे रहोगी। मैंने कहा मैं रह लूंगी, हमारे घर में भला कैसा डर। दिन में तो वैसे भी नौकर होते ही है, शाम में भी उसे कुछ घंटे और रोक लूंगी। यूं सभी घर वाले चाचा के घर चले गए और मैं अकेली घर पर रह गई। काम वाली 6:30 बजे अपने घर चली गई, मगर अब घर में मुझे अकेले बहुत घबराहट हो रही थी। मगर एक दिन बाद ही चाचा खुद मुझे लेने आ गए कि तुम भी शादी में चलो, 2 दिन से क्या हो जाता है, एग्जाम की तैयारी बाद में कर लेना। तब मैंने भी इसी में अपनी भलाई समझी कि चली ही जाऊं। मुझे भी घर में अकेले रहना अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने वहां जाकर पढ़ने की कोशिश की, मगर शादी वाला घर था, खूब हल्ला गुल्ला था, इसलिए कुछ पढ़ नहीं पाई। शादी के तीसरे दिन मैंने पापा से कहा कि मुझे वापस ले चलें, मेरी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। जबकि हमारे बाकी घर वाले अभी वहीं रुकना चाहते थे। घर से मेरी बहन, भाई, भाभी और मम्मी पापा एक ही गाड़ी में आए थे और मैं, क्योंकि चाचा के साथ उनकी गाड़ी में आई थी। अब यहाँ हमारी एक ही गाड़ी थी, इसलिए पापा ने गाड़ी मम्मी और बहन को वापस लाने के लिए भाई के पास छोड़ दी और मुझसे कहा कि बेटा मैं तुम्हें बस से छोड़ आता हूँ, क्योंकि अगर हम गाड़ी के कारण रुक गए तो यहाँ तुम्हारी पढ़ाई का ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मेरा भाई मुझे और पापा को लेकर बस अड्डे पर छोड़ने आया। फिर हम गाड़ी से निकलकर बस में बैठने जा रहे थे। हम बस के इंतजार में एक और खड़े थे और पापा और भाई आपस में कुछ बात कर रहे थे। मैं भी उनकी बात सुन रही थी कि तभी एक जीप और एक गाड़ी हमारे सामने आकर रुकी। उसमें से कुछ शस्त्रधारी लोग उतरे और उन्होंने मुझे जबरदस्ती घसीट कर गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां पर खड़े लोगों पर भी बंदूक तान दी ताकि कोई कुछ बोल ना सके। मेरे पापा बार बार मुझे उनसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, मगर वह उनके आगे कुछ ना कर सके। यह सब कुछ आन फान में इस तरह से हुआ जैसे किसी फिल्म का सीन हो। उन्होंने तो एक सेकंड भी नहीं लगाया होगा कि मुझे गाड़ी में डाल दिया। मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी, मैं इतना डर गई थी जैसे मेरा दिल बंद हो जाएगा। पापा पर क्या गुजरी बता नहीं सकती। मैं वो बेबसी से कभी इधर कभी उधर भाग रहे थे। अपने भाई को मैंने गाड़ी के पीछे भागते देखा, लेकिन उस बेचारे के पास कोई हथियार कहाँ था, वह खाली हाथ थे। मैं ज्यादा देर होश में ना रह सकी और बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। ना जाने कब तक और किन किन रास्तों पर गाड़ी चलती रही। काफी देर बाद गाड़ी एक झटके से रुकी तो मैं होश में आने लगी। मैंने दूर दूर तक नजरें दौड़ाई, फिर मुझे जबरदस्ती एक कमरे में ले जाया गया। उस समय मुझे यही समझ में आया कि जरूर कोई मेरे पापा से दुश्मनी निकाल रहा है और इसलिए मुझे ऐसे जबरदस्ती उठा लाया है। और शायद अब जो आगे मेरे साथ होने वाला था, यह सोचते ही मेरा दिमाग घूमने लगा। मैं अभी तक यह समझ नहीं पाई थी कि किसने और क्यों यह दुश्मनी निकाली है। मैं आंसू बहाती इधर उधर देख रही थी कि तभी दरवाजा खुला और अचानक गौतम सामने आ गया। उसको देखते ही मैं रोने लगी, रो रो कर मिन्नतें करने लगी कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरे पापा और भाई बहुत परेशान होंगे, मेरा क्या कसूर है आखिर, भगवान के लिए मेरे इनकार की, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो। मगर उस पर मेरे आंसुओं का कोई असर नहीं हुआ। वो मुझे कहने लगा, रोना बंद करो और शांत हो जाओ, मैं तुम्हें किसी गलत इरादे से नहीं लाया, तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, मैं तुम्हारी मर्जी के बिना इस कमरे की चौखट भी पार नहीं करूंगा। मगर मेरी बात तुम्हें भी माननी पड़ेगी, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। यह मैं कहाँ फंस गई थी,
मुझे तो वह पहले ही पसंद नहीं था, मगर अब उसकी इस हरकत के बाद तो मुझे उससे नफ़रत हो रही थी। वह कितना स्वार्थी था, अपनी एक ही जिद के कारण उसने मेरे घरवालों की इज़्ज़त नीलाम करना चाहता था। वहाँ ना जाने मेरे घरवालों पर क्या गुज़र रही होगी। पापा और भाई के परेशान चेहरे मेरी आँखों के सामने घूम रहे थे, लेकिन मुझे उसकी शर्त बिल्कुल भी स्वीकार ना थी। मेरे दिल में तो कोई और बसा था। मैं उससे सारी ज़िंदगी साथ निभाने का वादा कर चुकी थी और वह भी तो मुझे बहुत चाहता था। मैंने रोते हुए कहा, मैं तुम्हें पहले तो सिर्फ़ नापसंद करती थी, मगर अब तुमसे नफ़रत करती हूँ। आज भी यही कहूँगी कि मर जाऊँगी, मगर तुम जैसे इंसान से शादी कभी नहीं करूँगी। तुमने अपनी इज़्ज़त की खातिर मेरे पापा और भाई की इज़्ज़त का भी नहीं सोचा। मैं उससे रो-रो कर कह रही थी, यह ज़रूरी नहीं होता कि जिससे मैं हम शादी करना चाहें, वह भी हमसे शादी करना चाहे। मुझे तुम पसंद नहीं हो, इसमें मेरा क्या दोष? मैंने सोचा शायद उसे मुझ पर दया आ जाए और वह मुझे छोड़ दे, मगर वह बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। जिस कमरे में मुझे रखा गया था, वहाँ हर तरह की सुविधा थी, मगर मेरे लिए तो यह कमरा नरक से भी बढ़कर था। मैं बता नहीं सकती मैं कितनी बेबस थी। दिन गुजरते रहे, मगर मुझे यह भी मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ आए कितने दिन हो गए हैं। मैं हर समय भगवान से प्रार्थना करती रहती कि मुझे इस नरक से निकाल दे। गौतम मुझे यहाँ से जाने ना देता और रोज कमरे की चौखट पर खड़ा होकर मुझसे शादी करने को कहता। मुझे मनाने की कोशिश करता, मगर कमरे के अंदर कदम ना रखता। मैं भी हर बार इनकार कर देती कि तुम्हारी यह इच्छा तो मैं कभी पूरी नहीं करूँगी। मैं भी अपने बाप की बेटी हूँ, मगर घरवालों की परेशानी का ख़्याल मुझे बहुत परेशान कर देता था। मेरे कमरे में रोज़ाना एक बूढ़ी औरत सफाई करने आती थी। मैं उसे भी मदद की भीख माँगती, मगर वह भी कुछ ना कहती। एक दिन उसी बूढ़ी औरत ने सफाई करते हुए मुझे बताया कि मैंने सुना है तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। यह सुनकर मैं बेबसी से रोने लगी। सारा दिन भगवान से अपने पापा की जिंदगी की प्रार्थना करती रही। शाम को गौतम आया, मगर आज वह भी कुछ बुझा-बुझा सा था। शायद अब वह भी अपने किए पर पछता रहा था। मुझे कहने लगा, जिस आदमी के पास हम यहाँ रह रहे हैं, वह ठीक आदमी नहीं है। इसलिए मैं सोचता हूँ हमें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। तुम अपनी जिद छोड़ दो और हम कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। इस तरह हम सुकून से घर जा सकेंगे कि हम शादी कर चुके हैं। सच कहूँ तो मैं आज अपने किए पर शर्मिंदा हूँ। मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मुझे तुम्हें इस तरह उठाकर नहीं लाना चाहिए था। फिर वह हाथ जोड़ते हुए कहने लगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं यह सब करना नहीं चाहता था। हाँ, यह सच है कि मैं तुमसे शादी ज़रूर करना चाहता था, मगर मेरी इसी दोस्त ने मुझे ऐसा करने पर उकसाया था कि मैं जिसे चाहता हूँ उसे हासिल भी नहीं कर सकता। मैं कोई कमज़ोर मर्द नहीं हूँ। मेरे दोस्त ने मुझे उकसाया था कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती उठाकर ले आऊँ। जब मैंने यह कहा कि मैं उसे रखूँगा कहाँ, तो उसने हिम्मत दिलाई कि यहाँ मेरे घर पर रख लेना। और मैं जब जज़्बाती इंसान उसके बहकावे में आ गया। अभी तक तो मैं उसे सँभाले हुए था, मगर अब मुझे उसके तेवर कुछ ठीक नहीं लग रहे। गौतम की बातें सुनकर मेरा दिल कर रहा था कि उसकी जान ले लूं, जिसके कारण मेरे घर वालों ले पता नहीं कितने परेशान थे और पापा तो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे। मैंने गुस्से में गौतम से कह दिया कि वो तुम्हारा दोस्त है। सीधी सी बात है, तुम जैसा ही तो लफंगा होगा। वह आगे से सर झुकाए कहने लगा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं बस अपनी जिद पर था, लेकिन मुझे यह अंदाजा नहीं था कि पीछे तुम्हारे घर वालों पर क्या बीतेगी। अब प्लीज बात को समझो और यूं हठ नरमी से काम मत लो। उधर तुम्हारे पापा की भी तबीयत ठीक नहीं और मेरे घर वाले भी परेशान है।
अगर अब मैं तुमसे शादी किए बिना तुम्हें वापस ले गया तो मेरी जान को खतरा है। तुम्हारे घर वाले मुझ पर अपहरण का केस कर देंगे। अब मेरे साथ कोर्ट में शादी करके और मजिस्ट्रेट के सामने मेरे पक्ष में बयान देकर तुम मेरी जान बचा सकती हो और मेरी भी तुम्हें पाने की इच्छा पूरी हो जाएगी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें ऐसे ही मेरे पापा से हमदर्दी थी तो ऐसी घटिया हरकत की ही क्यों। मैं यह सब बिल्कुल ही नहीं करूंगी। मैंने फिर उसकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं जानती थी कि मेरे पापा के पास भी पावर की कमी नहीं थी। शायद अब तक वह मुझे ढूंढ भी लेते, लेकिन पता नहीं कि यह आदमी मुझे कहाँ ले आया था, कि वह अभी तक मुझे नहीं ढूंढ पाए थे। मुझे रात दिन पापा का इंतजार रहता था। उस रात जब वह बूढ़ी औरत कमरे की सफाई करने आई तो उसने भी मुझे समझाया कि बेटी, तुम गौतम की बात मान लो। तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं है और उसके पास भी अब कोई रास्ता नहीं है। वह कोई बुरा इंसान नहीं है। मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। वह इतना बुरा नहीं है, बस थोड़ा जिद्दी है। वह तुमसे बहुत प्यार करता है और हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता है, चाहे तुम उसे पसंद करो या ना करो। लेकिन अगर तुम मुझसे शादी कर लोगी तो कम से कम इस नरक से तो मुक्ति पा जाओगी ना, वरना कहीं तुम्हारी गुमशुदगी की चिंता में तुम्हारे पिता की जान ही ना चली जाए। मैंने सुना है कि वह बहुत बीमार है। मैं बहुत परेशान थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। भगवान की करने की उस रात सपने में मुझे मेरे पापा बीमार नजर आए। वह बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। अगली सुबह मजबूरन मैंने फैसला कर लिया कि गौतम की बात मान लेती हूँ। कई दिन गुजार लिए यह सोचकर कि वह मुझे आजाद कर देगा। शायद अब इस कैद से निकलने का यही रास्ता है। कम से कम मैं अपने प्यारे पापा को जिंदा तो देख सकूंगी। फिलहाल उसकी बात मानकर शादी करके यहाँ से निकल जाऊं। बाद की फिर बाद में देखी जाएगी। जब गौतम कमरे की चौखट पर आया तो मैंने रोते हुए उसको अपना फैसला सुना दिया। मुझे लगा था कि यह सुनकर वह खुश हो जाएगा, लेकिन मेरा फैसला सुनकर भी वह ज्यादा खुश दिखाई नहीं दिया। उसी दिन उसने अपने कुछ दोस्त और पंडित को बुलवाया और हमारी शादी हो गई। फिर वह मुझे साथ लेकर इस अजनबी इलाके से निकला और शाम को हम शहर आ गए। उसने मुझसे कहा कि आज रात हम इधर ही एक घर में रुकेंगे और सुबह ही मैं वकील से बात करता हूँ ताकि कोर्ट में जाकर रजिस्टर्ड मैरिज कर लें। उसने मुझे उस रात एक दोस्त के घर में रखा जहाँ उसके पत्नी बच्चे भी थे और खुद वह अपने किसी और दोस्त के घर चला गया। उसने यह भी कहा कि अभी मुझे तुम्हारी और अपनी सुरक्षा की चिंता है। गौतम का यह दोस्त शक्ल से थोड़ा बहुत मेरे भाई से मिलता था। मैंने मदद के लिए उसे भाई पुकारा, सोचा शायद कोई रास्ता निकल आए। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और फिर कहने लगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। यही समझो कि तुम मेरी बहन हो। तुम बिल्कुल भी ना घबराओ। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित हो। उसकी हमदर्दी पाकर मैंने रोते हुए कहा, मुझ पर एक उपकार कर दे। मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ। आप प्लीज मेरी बात करवा दें। मैं अपने पापा को तसल्ली देना चाहती हूँ कि मैं सुरक्षित हूँ। वह बेचारे बहुत बीमार है और मुझे गौतम पर बिल्कुल विश्वास नहीं कि वह मुझे उनसे मिलाएगा भी या नहीं। वह मुझसे कहने लगा, बहन तुम चिंता ना करो, गौतम बुरा इंसान नहीं है। वह तुम्हें जरूर तुम्हारे पिता से मिलवाएगा। मेरे दोस्त ने तुम्हें मेरे पास सुरक्षा के लिए छोड़ा है। मैं उससे गद्दारी नहीं कर सकता, लेकिन तुम्हें यह विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। उसकी पत्नी ने भी मुझे तसल्ली दी कि धीरज रखो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब उसका पति किसी काम से बाहर गया तो मैंने उसकी खूब मेहनत की कि उसे विश्वास दिलाया कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। तभी गौतम के दोस्त की पत्नी ने तरस खाकर मुझसे मेरे पापा का नंबर पूछकर फोन मिला दिया। फोन मम्मी ने उठाकर
मेरी उनसे बात हुई। मैंने उन्हें सारी बात से अवगत करा दिया कि गौतम कोर्ट में शादी के लिए व्यवस्था करने गया हुआ है। वह सारी रात मैंने जाग कर गुजारी। सुबह गौतम आ गया और मुझे अपने साथ कोर्ट चलने को कहा। जब हम कोर्ट पहुंचे तो वहां मेरा भाई पहले ही से खड़ा पर हमारी प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे पापा नहीं आ सके थे क्योंकि वह तो घर में बीमार पड़े थे। गौतम मेरे भाई को वहां देखकर हैरान और परेशान हो गया। भले ही हमारी शादी पंडित जी ने करवा दी थी, मगर कानूनी रूप से रजिस्टर नहीं हुई थी। गौतम के पास कोई सबूत नहीं था कि हमारी शादी हुई है या नहीं हुई है। मेरा भाई गौतम को देखते ही गुस्से से उस पर बरस पड़ा और उसे मारने पीटने लगा। मगर वहां खड़े लोगों ने झगड़ा खत्म करवाया। जब हम मजिस्ट्रेट के सामने गए और उन्होंने पूछा कि क्या तुम्हारी शादी गौतम से हो चुकी है और तुम्हारी मर्जी से हुई है, मैंने बयान में अपने भाई के पक्ष में दिया कि गौतम ने मेरा अपहरण कर रखा था। अब गौतम वही गिरफ्तार कर लिया गया। उसने वहीं से बिरादरी के कुछ बड़ों को फोन करवाया और इस मामले को हल कराने की कोशिश की। गौतम के पिता ने भी मेरे भाई को बहुत मिन्नतें की कि मेरे बेटे को माफ कर दो। हमारी और गौतम के घर वालों की जाति एक ही थी। बिरादरी के लोगों ने भी भाई को काफी मनाया मगर वह मान ही नहीं रहा था। काफी कोशिशों के बाद भाई सलाह मशूरा करने के को तैयार हो गया। फिर गौतम को रिहाई दिलवा कर भाई मुझे अपने साथ घर ले आया। मैं खुश थी कि जैसे गई थी उसी तरह सुरक्षित वापस आ गई थी। मगर अगले ही पल मेरी खुशी मिट्टी में मिल गई जब पता चला कि मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे हैं। इस खबर ने मुझे निडाल करके रख दिया। मैं उसी समय बिस्तर पर गिर पड़ गई। मगर इस हालत में भी रिश्तेदारों की बातें मेरे कानों तक पहुंचने लगी। यह लड़की अपने पिता और भाई की आंखों में धूल झोंक कर बाहर से भाग गई थी। इसी सदमे को इसका पिता सहन ना कर पाया। अब ना जाने क्यों वापस आ गई थी है। जीते जी बाप को मार दिया और अब मरने के बाद मरी जा रही है। मैं किसी को विश्वास ना दिला सकी कि मैं जैसी गई थी वैसी ही वापस आई हूँ। मेरा कोई दोष नहीं था, मैं तो निर्दोष थी। मगर समाज के लोग किसी दूसरे की बहन बेटी के मामले में पत्थर दिल हो जाते हैं। मैं कई दिन घर से गायब रही थी और यह बात मेरे चरित्र पर ऐसा दब्बा साबित हुई जिससे मेरी सफाइयां और आंसू भी ना धो सके। मेरा भाई भी मेरे दुख में बहुत ज्यादा बदल गया। जब मेरी शादी के बारे में सोचा जाने लगा तो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी के सीनियर को कॉल की कि मेरे घर रिश्ता भेजो। मगर उसने साफ इनकार कर दिया कि तुम्हारे साथ जो घटना हुई है उसके बाद चाहे तुम निर्दोष ही क्यों ना हो, लेकिन लोगों का क्या किया जाए। मेरे घर वाले नहीं मान रहे तुमसे मेरी शादी के लिए और मैं अपने घर वालों की मर्जी के बिना तुमसे शादी नहीं कर सकता। यह सुनकर मेरे दिल को एक बहुत बड़ा झटका लगा। कई सप्ताह मैं बीमार रही। हे भगवान, मेरा क्या दोष था। धीरे धीरे मुझसे छोटी बहन के रिश्ते आने लगे और उसकी शादी भी हो गई। मगर मेरा रिश्ता कहीं ना हो सका। हर किसी को इस घटना के बारे में जानकारी मिल जाती थी और हर जगह से इनकार हो जाता कि मैं बिना शादी के कई दिन कहीं बाहर गुजार कर आई थी। मुझे आज तक अपनी गलती समझ ना आई। मुझे निर्दोष होते हुए भी ऐसी सजा मिली कि मैं आज तक अकेली हूँ, जबकि भाई बहन सब अपने अपने घरों के हो गए और खुश है। पहले एक माँ थी जो मेरा दुख समझती थी और मेरा दुख बांट लिया करती थी। फिर वह भी भगवान को प्यारी हो गई। बाद में कुछ रिश्तेदारों ने कोशिश की कि गौतम से ही मेरी शादी हो जाए, कि जिसकी वजह से मैं बदनाम हुई थी। मगर हैरत की बात यह कि उसने भी शादी से इनकार कर दिया। मैं नहीं जानती कि मेरी जिंदगी उजाड़ने वाले ने मुझसे शादी से इनकार क्यों किया और मुझे किस अपराध की इतनी बड़ी सजा मिली है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें।
अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।